ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनमें ना तो कोई स्पेसिफिक डेट है और ना ही कोई टाइम। किसी भी घटना या किसी भी इंसिडेंट का कोई ठोस जिक्र नहीं किया गया है। बस राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून में देर है, अंधेर नहीं। हर 498A के केस में पति और उसके रिश्तेदारों को फंसा देना जरूरी नहीं है। पत्नियां बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी ठोस सबूत के पति के परिवार के रिश्तेदारों को 498A में आरोपी बना देती हैं। लेकिन जब कोर्ट पत्नी से पूछती है कि अत्याचार कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और केस वहीं खत्म हो जाया करता है। तो क्या महज पति का रिश्तेदार होना ही एक अपराध है कि आपको 498A के केस में गलत ढंग से आरोपी बना दिया जाएगा? या फिर क्या ननद, देवर या पति के वैसे रिश्तेदार जो दूर रहते हैं और उसके साथ रहते भी नहीं हैं, उन्हें बिना किसी ठोस कारण या सबूत के आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया जा सकता है? पत्नी दूसरे देश में रहती है तो क्या वहां से 498A का केस कर सकती है? आज मैं यहाँ पर एक लेटेस्ट जजमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकर आई हूँ, जिसमें पति के माता पिता, पति की बहन और बहन का पति और उसका ससुर, बहन का ससुर, इन सभी रिश्तेदारों के ऊपर पत्नी ने दहेज और अत्याचार का आरोप लगाया। लेकिन यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि पत्नी के द्वारा लगाए गए इतने हल्के आरोपों पर किसी को ट्रायल में घसीटा नहीं जा सकता। उनके लिए ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इस लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रही हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने कहा कि 498A आजकल पत्नियों के लिए हथियार बनता जा रहा है और जिसका उपयोग वो बदले की भावना से करती हैं। और सबसे जरूरी यह कहा कि अगर पति और उसके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया जाता है, घसीटा जाता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। तो आज का ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ टिप्पणियां की हैं, जिनको जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में पति और पत्नी की शादी 2014 में होती है। शादी के 5 महीने बाद ही पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और बार बार बुलाने के बावजूद वो बार बार अपने मायके चली जाती है। इसके बाद पति ने 2015 में अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 के तहत केस फाइल किया। अब यहाँ पत्नी ने पति के केस के काउंटर ब्लास्ट में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अब यहाँ पर दोनों केसेस नए नए थे, ताजा मामला था, तो दोनों पति पत्नी का मेडिएशन करवाया गया। मेडिएशन में पति पत्नी को समझाया गया, साथ रहने के लिए कहा गया और पति पत्नी को समझ में आ गया, समझौता हो गया और दोनों फिर से साथ साथ रहने लगे। दोनों ने अपने अपने केस वापस ले लिए और साथ में रहते हुए तभी अचानक पत्नी सारे परिवार को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर US चली जाती है। अब इस बार पति ने मन बना लिया कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेगा। ऐसे में पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस 2016 में फाइल किया, जिस पर पत्नी ने पति के डाइवोर्स केस के काउंटर ब्लास्ट में फिर से पूरे परिवार और पति के खिलाफ क्रिमिनल रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसमें पत्नी ने पति के साथ साथ उसके फैमिली के 5 मेंबर्स को आरोपी बना दिया। अब इसके बाद पति पक्ष ने हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई, जिसमें पत्नी की ननद यानी पति की बहन, उसके पति और ससुर, इन तीनों ने ये कहा कि मेरा इन लोगों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, साथ में रहते भी नहीं है और इनके डिस्प्यूट से हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि वो तीनों पति के फैमिली मेंबर्स भी नहीं हैं। अब यहाँ नंद की ऑलरेडी मैरिज हो गई थी, वो अपने पति और अपने फैमिली के साथ हैदराबाद में रहती थी। हाई कोर्ट ने नंद और उसके परिवार वालों की कोई बात नहीं सुनी
और उनकी क्वेश्चन पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि वो तीनों अगर निर्दोष हैं तो ये ट्रायल में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर पति की बहन, उसका पति और ससुर, ये सब भी ट्रायल के केस में फंस गए। अब इसके बाद इन तीनों लोग ने, यानी कि नंद, उसके पति और ससुर ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि ससुराल वालों ने शादी के बाद उससे 5 लाख रुपए दहेज की मांग की थी और उसकी नंद, जिसको उसने 498A में आरोपी बनाया था, वो ये कहती थी कि अगर मेरे भाई की शादी कहीं और हुई होती तो हम लोगों को 10 करोड़ रुपए का दहेज मिलता। यानी कि एक तरह से नंद जो थी वो पत्नी को दहेज के लिए टांट करती थी, उसको हैरास करती थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। पत्नी का एक यहाँ पर और भी आरोप था कि नंद, उसके पति और उसके ससुर की पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। ये तीनों हैदराबाद में जरूर रहते थे, लेकिन जब भी वो पति पत्नी के घर आते थे तो वो उसके पति को, उनके सास ससुर को भड़काते थे, उकसाते थे और इंस्टिगेट करते थे। यानी कि यहाँ पर पत्नी ने जो भी आरोप लगाए नंद और उसके परिवार वालों के ऊपर, तो वो फिजिकल क्रुएलिटी के तो नहीं थे, हैरासमेंट, टॉर्चर और मेंटल क्रुएलिटी के थे, जिस कारण से पत्नी ने उन्हें 498A में आरोपी बनाया था। अब यहाँ तक तो सुनकर लगता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे वो सही थे। पत्नी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया कि किस तरीके से नंद और उसके परिवार वाले उसके परिवार वालों से मिले हुए थे। ऐसा लगता है कि ये सब सच था, लेकिन कानून फीलिंग्स के आधार पर नहीं चलता। यहाँ पर चाहिए होते हैं गवाह और साक्ष्य, यानी कि एविडेंसेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग दी। उसका कहना था कि पत्नी अपने ससुराल गुंटूर में रहती थी, जबकि नंद और उसका पति और उसका ससुर, यानी कि उसके परिवार वाले, हैदराबाद में अपने परिवार में रहते थे। और आज की डेट में पत्नी, जिसने ये केस फाइल किया है, यानी जिसने आरोप लगाए हैं 498A के, तो वो खुद अमेरिका में रहती है। लेकिन फिर भी उसका ये कहना है कि पति की बहन, यानी कि मेरी नंद, उसके परिवार वाले दहेज के लिए उकसाते थे और उस पर अत्याचार करते थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहाँ गुंटूर, कहाँ हैदराबाद और कहाँ अमेरिका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनमें ना तो कोई स्पेसिफिक डेट है और ना ही कोई टाइम। किसी भी घटना या किसी भी इंसिडेंट का कोई ठोस जिक्र नहीं किया गया है। बस एक ही बात को बार बार दोहराया गया है पिटीशन में कि ताने मारते थे, तंग करते थे और टांट करते थे, उकसाते थे। और इन सब चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे एलिगेशन ओमनिबस एलिगेशंस की श्रेणी में आएंगे, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नाम जोड़ देना, बिना सबूत के, बिना डिटेल्स के या फिर बिना किसी तर्क के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कड़े शब्दों में कहा कि जब यहाँ न साथ रहते हैं, न घटना की कोई तारीख है और ना ही कोई समय है और ना ही किसी साल का यानी ईयर का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में जब वो रिश्तेदार गुंटूर में रहते ही नहीं थे पति के साथ या पति और पत्नी के साथ, तो ऐसे में दूर रहने वाले रिश्तेदारों के ऊपर केस कैसे चलाया जा सकता है। और अगर ऐसा केस किसी ऐसे रिश्तेदार के ऊपर चलाया जाता है तो ये उसके लिए इनजस्टिस होगा, यानी कि अन्याय होगा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पुराने जजमेंट्स का भी हवाला दिया, गीता मेहरोत्रा और दारा लक्ष्मी नारायण का उल्लेख करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ऐसे मामलों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, क्वैश कर देना चाहिए, नहीं तो निर्दोष पति और उसके परिवार वालों को सालों साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड जो पति था और उसके परिवार वालों की अपील को अलाउ किया और पत्नी की एफआईआर को क्वैश किए जाने के आदेश पारित किए। और इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये साबित कर दिया कि कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हर 498 केस में पति के रिश्तेदारों को फंसाना गलत बात है। पत्नी बिना किसी रीजन, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी कारण के पति के
रिश्तेदारों को 498 में आरोपी बना देती है। लेकिन कोर्ट जब पत्नी से पूछता है कि अत्याचार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके पास कोई ठोस सबूत या कारण नहीं होता और केस वहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपके इस जजमेंट के बारे में क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या हो या मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं लीगल एडवाइस के लिए। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अपने केस में उसका यूज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।